हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक की क्या इम्पोर्टेंस है, सांख्यिकी जो है उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसमें आने वाली डिफरेंट टाइप की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कौन कौन सी, जैसे क्या है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डिफ्लेशन यानी कि महंगाई की या मंदी की जो प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है, अगर हम उनको क्या है उनका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं या उनको हम सोल्व करना चाहते हैं या उनको हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उन प्रॉब्लम को क्या है अगर हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस करें तो वो हम सिर्फ स्टैटिस्टिक की हेल्प से क्या है उनको एक्सप्रेस जो है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, जो इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो उसको हम कंपैरिजन अगर करना चाहें, दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन करना चाहें, या हमारे ही कंट्री में क्या है पिछले सालों के साथ उसको कंपैरिजन करना चाहें, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि पिछले सालों में हमारे देश में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो उसको अगर हम क्वांटिटी यानी कि संख्याओं में, नंबर्स में अगर हम क्या है उसको एक्सप्लेनेशन करना चाहें उसकी, तो वो क्या है स्टैटिस्टिक की हेल्प से ही क्या है पॉसिबल होता है। क्योंकि स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, टेबल बना करके उसमें क्या है जो डाटा है उसको प्रेजेंट करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टरल कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र की, एक सेक्टर की दूसरे सेक्टर के साथ कंपैरिजन करना। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, उसको अगर हम किसी दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन करें, उसकी तुलना करें कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, और कोई दूसरा देश है जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या फिर श्रीलंका है या पाकिस्तान है, चाइना है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो उसको जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टरल कंपैरिजन कहते हैं। इसी तरह से एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करना कि हमारी कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहे हैं उसकी तुलना करना किसी दूसरी कंपनी के साथ कि उस कंपनी में प्रॉफिट जो है वो पिछले सालों में बढ़े हैं या कम हुए हैं, हमारी जो कंपनी है उसमें पिछले सालों में कम हुए हैं या बढ़े हुए हैं, तो हमारी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ तुलना करना या एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ क्या है कंपैरिजन करना, तो उस कंपैरिजन को, उस तुलना को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टरल कंपैरिजन कहते हैं। इसी तरह से जो इंटरसेक्टरल कंपैरिजन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर हम क्या है अलग अलग सेक्टर का कंपैरिजन कर सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ठीक है, या राजस्थान में कितनी है, तो उनकी कंपैरिजन किया जा सकता है। या फिर अर्बन और रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि गाँव में ज़्यादा बेरोजगारी है या शहरों में ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक है, तो उसके बारे में भी कंपैरिजन किया जा सकता है। इंटरटेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड, यानी कि आज के टाइम की कंपैरिजन करना पिछले किसी टाइम के साथ, आज के साल की तुलना करना पिछले किसी साल के साथ। जैसे कि मैं ये कहूँ कि इस साल मेरी कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो मैं पिछले सालों के साथ क्या है तुलना करके, कंपैरिजन करके मैं ये देख सकता हूँ कि मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले सालों में क्या है बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मेरे लिए क्या है ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी कंपनी का प्रॉफिट एज इट इज़ बना हुआ है या वो लगातार कम हो रहा है तो ये क्या है मेरे लिए क्या है लॉस की बात है। तो उससे क्या है मैं ज़रूरी जो भी कंट्रोल करना चाहूँ, ठीक है, वो भी क्या है कर सकता हूँ, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी क्या है निकाल सकता हूँ, ज़रूरी एनालिसिस कर सकता हूँ। तो ये होता है स्टैटिस्टिक का बेनिफिट कि इससे हम क्या है इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कारण और परिणाम के बीच में क्या है रिलेशन क्रिएट करना, संबंध क्रिएट करना। अब ये कारण और परिणाम होता क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या चीज़ होता है। कॉजेज का मतलब क्या होता है, कारण यानी कि
कोई भी घटना के घटने का जो कारण है उसको कॉज कहेंगे। इफ़ेक्ट क्या है, जो उससे परिणाम जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, इफ़ेक्ट कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। जैसे कि दूध है, ठीक है, मिल्क है, मिल्क के प्राइस जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मिल्क का जो रेट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब रेट बढ़ने पर उसकी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब रेट ज़्यादा बढ़ने पर क्या है, लोग जो मिल्क है उसको कम परचेज करेंगे, तो उसकी डिमांड जो है, उसकी मांग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉजेज क्या है, कारण क्या है, कीमत का बढ़ना, और इफेक्ट क्या है, उसका परिणाम क्या निकला, डिमांड का कम होना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें क्या है, किसी प्रोडक्ट की कीमत में, प्राइस में, और क्या है उसकी जो डिमांड है उसमें रिलेशनशिप देखा जाता है कि उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरह की जो थ्योरीज हैं उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम आती हैं उन प्रॉब्लम को हम क्या है जल्दी से क्या है उनको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, वो आता है कंस्ट्रक्शंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि जो अभी मैंने बताया कि मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, इम्पोर्टेंट सिद्धांत है इकोनॉमिक्स के अंदर। और इसको डेवलप कैसे किया जाता है, कोई भी चाहे वो थ्योरी ऑफ डिमांड हो, चाहे वो थ्योरी ऑफ सप्लाई हो, या और भी कई सारे क्या है, मान लो इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास क्या है, कई तरह की थ्योरीज आती हैं या कई तरह के मॉडल्स जो हैं वो आते हैं। तो वो थ्योरीज और मॉडल जो हैं वो ऐसे डेवलप नहीं हुए डायरेक्टली, उनको डेवलप करने के लिए क्या है, स्टैटिस्टिक की जो हेल्प है वो ली जाती है। स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेबल्स बना करके क्या है कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, डिफरेंट नंबर्स में क्या है तुलना करते हैं, और उन कंपैरिजन के बेस पे और उस एनालिसिस के बेस पे क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो थ्योरीज हैं और मॉडल जो हैं वो क्या है डेवलप होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, फ्यूचर के बारे में क्या है, इकोनॉमिकली अनुमान लगाना पहले से कि आगे क्या हो सकता है, पहले से उसकी क्या है भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, अगर हम बात करें कि ऑनियन यानी कि प्याज जो है, अगर हमें पता चले कि भविष्य में, फ्यूचर में क्या है, प्याज जो है वो 100 रुपये किलो हो जाएगा, तो आज उसकी डिमांड जो है वो क्या होगी, आज उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, लोग क्या करेंगे, आज ज़्यादा खरीदेंगे। उनको पता है कि वो फ्यूचर में महंगा हो जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं, आज उसकी डिमांड जो है वो क्या है ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से क्या है, मान लो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग जो है वो की जाती है। जैसे कि अगर हमें कोई पता चले कि फ्यूचर में क्या है, हम एस्टिमेट लगाएं, अनुमान लगाएं कि किसी चीज़ के रेट बढ़ सकते हैं, तो उसके बेस पे हम आज जो है वो प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं, और फ्यूचर में जो होने वाला जो लॉस है उस लॉस से हम क्या है बच सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। तो हमारी जो सरकार है, ठीक है, उसके द्वारा डिफरेंट टाइप की जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई जाती है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी हो, जैसे गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हमें सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता देती है, तो गवर्नमेंट की चाहे वो टैक्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो, या फिर क्या है गवर्नमेंट की क्या है सब्सिडी से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो, या आजकल जैसे क्या है कोरोना जैसे चल रहा है, तो उसमें क्या है लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए क्या है गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के प्लान जो है वो चलाती है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन कैसे की जाती है, एक स्टैटिस्टिक के बेस पे उनको क्या है फॉर्मुलेट किया जाता है, सांख्यिकी का यूज़ करके क्या है उन पॉलिसीज़ को, उन नीतियों का निर्माण जो है वो किया जाता है, ताकि जो पब्लिक है उसको क्या है गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसी तरह से गवर्नमेंट अगर क्या है कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर सब्सिडी कम करना चाहती है, या सब्सिडी बढ़ाना चाहती है, या क्या है टैक्स की जो रेट है उसको कम या करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है, तो ये सब कुछ क्या है स्टैटिस्टिक की हेल्प से ही क्या है इकोनॉमिक्स में पॉसिबल होता है। सेवन्थ हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन स्थापित करना, जिसमें क्या है संतुलन मतलब जैसे क्या है जहाँ जैसे कि कीमत का निर्धारण वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर कोई भी वस्तु की मांग और पूर्ति क्या हो बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं कीमत संतुलन कहते हैं।
संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिस पे हम क्या है कोई चेंज करने की पॉसिबिलिटी नहीं रखते। जैसे कि संतुलित उत्पादन करना, संतुलित उत्पादन का मतलब वो उत्पादन जिससे हमें क्या है अधिकतम लाभ हो, अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। या एक कंज्यूमर है वो बाजार में जाता है और बाजार में से क्या है कोई वस्तु खरीदता है, तो वस्तु क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो एक कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम संतुलन कब फील करेगा, जब उसको मिलने वाली संतुष्टि जो है वो क्या है अधिकतम होगी। तो स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम क्या है इकोनॉमिक जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, संतुलन जो है वो भी हम स्थापित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट हैं जो रिलेटेड हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, यानी कि सांख्यिकी का क्या महत्व है। हमारा जो ये बुक है फर्स्ट पार्ट जो है ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो हमने इसमें बात करनी है स्टैटिस्टिक की इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। इसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हुआ, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू सभी को।